नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए ब्रिटेन की शरणार्थी नीति पढ़ लेते हैं। इस तरफ से मुझे लगता है कि इस टाइम भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो हर एक देश ये चाहता है कि हम शरणार्थी नीति लागू करें और जो फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ से अपने देश वापस भेजें। और हमारे यहाँ पे जो संसाधनों का वितरण हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था कि हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था, विदेशी लोग उसका ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रॉपर कानून बनाए। यूएस, सऊदी अरेबिया, नाउ इसी रो में आपका ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या नए बदलाव हो रहे हैं? क्या अब इंडिया, जो हमारे इंडियन पीपल है वो ब्रिटेन भी नहीं जा पाएंगे उसको लेकर के? क्योंकि हमारा फिर एक चॉइस होता था कि हाँ भाई यूके जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जाते भी थे। तो क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या सारी चीजें? चलो इसी पर डिटेल में आंसर्स कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। नाउ, भारतीयों के इस पसंदीदा देश में अब शरण लेना आसान नहीं होगा। शरणार्थी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। रीजन यही है कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो शरणार्थी हैं वो बढ़ गए हैं और मुझे लगता है इंडिया को भी रेगुलेट करना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों में। खैर, तो हाल ही में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने शरणार्थी नीति में व्यापक सुधार की घोषणा करी है, जिसे आधुनिक समय की सबसे बड़ी शरण नीतियों में बदलाव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भैया ये जो बदलाव है ना, ये किसी भी देश ने नहीं किया जितना इन्होंने बदलाव कर दिया है अचानक से। खैर, ये बदलाव मुख्य रूप से अवैध प्रवासन को रोकेगा, संसाधनों पर जो बोझ बढ़ रहा था उसको कम करेगा, प्लस शरणार्थियों के अधिकारों को सीमित करेगा। भारतीयों के संदर्भ में ब्रिटेन एक पसंदीदा गंतव्य रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, यूएस के बाद लोग यही जाते थे सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली, ब्रिटेन ही जाते थे वो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका स्थायी निवास हो, वहां पर लोग जाकर के शरण लेते थे। लेकिन अब ये आपका कठिन हो जाएगा, अब आप लोग वहां पे भी नहीं जा पाओगे। अच्छा, किसके किसके माइंड में था कि भैया मुझे ब्रिटेन जाना है सेटल होने के लिए, वो बता देना। आगे आते हैं, क्योंकि नई नीति में सुरक्षा अवधि छोटी कर दी गई है आपकी और लाभों में कटौती होगी तथा नियमित समीक्षा अनिवार्य हो जाएगी कि हर साल अब आपको देखना पड़ेगा। चलो अब आते हैं, पूरा देखते हैं क्या क्या सुधार पेश किए गए हैं इसमें। तो ब्रिटेन का जो गृह मंत्रालय है उसने शरणार्थी दर्जे की जो अवधि है उस पर कहा है कि 5 वर्ष, जिसके बाद अनिश्चितकालीन प्रवास और नागरिकता का आवेदन संभव है। तो पहले तो 5 वर्ष पुरानी नीति थी, आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन अभी नई नीति क्या आई है? नई नीति के पहले जो पुरानी नीति थी कि आप 5 वर्ष आपका पूरा ये प्रोसेस रहता था, अभी बोला गया है 30 महीने, यानी कि 2.5 वर्ष, और उसके बाद नियमित समीक्षा आपकी होगी। ठीक है, प्रभाव क्या होगा? यदि मूल देश सुरक्षित माना गया तो वापसी अनिवार्य है, यानी कि स्थायी निवास का रास्ता 5 से बढ़कर के अब 20 वर्ष लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर 30 महीने 2.5 वर्ष में आपकी नियमित समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो अभी जो आप 5 साल बाद वहां पर परमानेंट अपना रेजिडेंस ले सकते थे, अब नहीं ले सकते हो। अब 20 साल बाद आप एलिजिबल हो ब्रिटेन में परमानेंटली रहने के। दिस इज अ बिग चेंज जो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। नाउ सेकंड देखो, सरकारी आवास सहायता और भत्ते की अगर बात करें तो पहले यह था कि कानूनी रूप से बाध्यकारी था कि जो भी लोग हैं उनको सरकारी आवास दिया जाएगा, रहने के लिए संसाधन वितरण किए जाएंगे। अब यहाँ पे वैकल्पिक है, काम जो करने वाले हैं सक्षम है, अगर वो ले सकते हैं, रख सकते हैं तो वो रहें, या फिर ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले हैं लेकिन अपराधी या अपराध पर ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ें उन पे कुछ देखने को मिलती हैं, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है कि नहीं भाई इनके बैक में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, देन वो नहीं होगा। संसाधनों पर बोझ इससे कम हो जाएगा क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस देना नहीं है, घर किसी को देना नहीं पड़ेगा। लेकिन शरणार्थियों के लिए आर्थिक कठिनाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा अब रहने में। अवैध प्रवासन पर सख्ती, सीमित प्रतिबंध था, लेकिन अब है कि डेनमार्क मॉडल अपनाया गया है। नाव से आने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोल्डन टिकट अब आपकी समाप्त कर दी गई है। यहाँ पर गैर कानूनी रास्ते में आने वालों के दावे खारिज होने की संभावना बढ़ जाएगी। नाउ, ये बदलाव गृह मंत्री शबाना महमूद द्वारा संसद में पेश किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे अवैध इमिग्रेशन रुकेगा, प्रणाली मजबूत होगी। हालांकि रिफ्यूजी काउंसिलिंग जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि ये नीति शरणार्थियों को अनिश्चितता में डाल देगी कि वो यहाँ पे रुक भी सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं, और इससे आपके पास जो वर्क फोर्स है वो कम हो सकता है, जैसे यूएस के साथ हुआ। यूएस का वर्क फोर्स कम हुआ, यूएस इसको मानने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कभी मानते नहीं है ना कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया। डोनाल्ड ट्रंप इज द पर्सन, इट थॉट कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत बेहतरीन किया, बट उनके इकोनॉमी में रेसेशन आपको देखने को मिला क्योंकि उनके पास अभी बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं था। अब लोग यूएस नहीं जा पा रहे हैं, राइट? तो उनके जो वर्क फोर्स है उसमें कमी आई है इसके बाद। वैसे ही ये आपको देखने को मिल सकता है। भारतीयों पर विशेष प्रभाव ये पड़ेगा कि भारतीय ब्रिटेन में जो शरण लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। ज्यादातर आर्थिक और शैक्षिक प्रवासन है यहाँ पर कि वो शिक्षा के लिए या तो जाते हैं या फिर इकोनॉमिक जॉब करने जाते हैं। लेकिन ये बदलाव उन भारतीयों को प्रभावित करेंगे जो उत्पीड़न जैसे कि धार्मिक या फिर राजनीतिक कारणों का दावा करते हैं।
डेटा के अनुसार 2024-25 में भारतीय शरणार्थी दावों की संख्या सीमित थी, लेकिन नई समीक्षा में मौजूदा दावे प्रभावित हो सकते हैं। यदि भारत को सुरक्षित माना गया, जैसे कि कई पश्चिमी देश करते हैं, तो दावे खारिज होने का जोखिम हो सकता है। अन्य प्रभाव, काम करने वाले शरणार्थियों को अब भत्ता न मिलने से आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले उनको भत्ता दिया जाता था जो कि अब नहीं दिया जाएगा। भारतीय छात्रों या फिर पेशेवरों के लिए जो कभी कभी शरण का सहारा लेते हैं, ये चेतावनी है कि वैध वीजा पर ही आप फोकस करें। अगर आपका वीजा वैध नहीं है तो आपको ये देश छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तुलना में अगर बात करें अन्य देशों से, क्या इन्होंने ज्यादा कुछ किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है सेगमेंट में, तो वो समझते हैं। कनाडा में भी 2025 में शरण दावों पर सख्ती बढ़ी है। भारतीय 9,770 दावों के साथ शीर्ष पर है, लेकिन डिपोर्टेशन बढ़े हैं। 2024 में 2000 भारतीय रिपोर्ट किए गए। सेम अमेरिका में ट्रंप ने रिफ्यूजी प्रोग्राम निलंबित कर दिया है, जो भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। यानी कि हर जगह से भारतीयों को मार पड़ रही है इस समय। हर जगह जो स्थितियां हैं वो बेटर नहीं है। क्या करे भारतीय आवेदक? अब आपके पास रास्ता क्या है वो मैं बताऊंगी कि क्या रास्ता है, आपको क्या करना है, राइट नाउ। तो देखो भैया, वैकल्पिक रास्ता है कि सड़क के बजाय आप ना स्किल्ड वर्कर वीजा लें या फिर स्टूडेंट वीजा पर फोकस करें, तो वो आपको आसानी से ब्रिटेन में मिल सकता है। और फिर वहां पे जाकर के काम करेंगे, रहेंगे। हर 2.5 साल में आपका जो रिव्यू किया जाएगा, एंड देन आपके पास चांसेस ये बन सकते हैं कि शायद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए, वरना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम अभी भी भारतीय आईटी और हेल्थ केयर पेशेवरों के लिए खुला है, मिलेगा आपको। सलाह है कि यूएनएचसीआर या फिर ब्रिटिश गृह मंत्रालय की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करो जाकर के पहले, और उसमें आप देखें कि ब्रिटेन में पहले क्या चीजें हैं और अभी वो जो कानूनी सलाह ले सकते हैं, समीक्षा के जो मामले हैं उन पर क्या काम कर रहे हैं, तो सारा प्रोसेस आपको पता चलेगा। देन फर्दर आप काम कर सकते हो। वैश्विक संदर्भ में ये बदलाव पश्चिमी देशों में बड़े एंटी इमिग्रेशन मूड का हिस्सा है, क्योंकि ये सब कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, जैसे कि भारत यूक्रेन फ्री एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर कुछ राहत हमें मिल सकती है। ये नीति ब्रिटेन को कठोर लेकिन निष्पक्ष बनाने का प्रयास करता है, लेकिन भारतीयों के लिए शरण अब आसान नहीं रही है, क्योंकि ये चीजें फर्दर ऐसी ही चल रही हैं। ब्रिटेन में शरणार्थी नीति में बड़े बदलाव की बात करें तो जिस तरीके से संसाधन रोके जा रहे हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा है। चलो भारत ब्रिटेन अब संबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या भारत और ब्रिटेन के संबंध रहे यहाँ पर। सो भारत ब्रिटेन यूके के बीच में ऐतिहासिक रूप से संबंध गहरे हैं, जो औपनिवेशिक काल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आजादी के बाद में ये साझेदारी रणनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हुई है। 2021 में लॉन्च किए गए रोड मैप 2030 के तहत दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2025 में अगर हम बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच क्या संबंध रहे हैं, तो संबंध मजबूत ही हुए हैं, खासकर अगर बात करें लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद। ठीक है, हाल ही में जो आपके समझौते हुए हैं व्यापार में, रक्षा में, तकनीकी में और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, ये बताते हैं कि किस तरीके से दोनों के संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है भाई साहब, क्योंकि आईआर के सेगमेंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। औपनिवेशिक काल, ब्रिटेन में 1858 से 1947 यानी कि 1947 तक भारत पर शासन किया, जिससे आजादी की लड़ाई हुई। स्वतंत्रता के बाद संबंध तनावपूर्ण रहे, खासकर अगर बात करें तो शीत युद्ध के दौरान भारत की गुट निरपेक्षता नीति के कारण। ठीक है, संबंध हमारे बहुत ज्यादा बेहतर इसलिए भी नहीं हो पाए, ब्रिटिशर्स ने हमारे पर राज किया था। आधुनिक दौर 1990 से जो है, इस दशक से आर्थिक उदारीकरण के बाद संबंध सुधरे। ब्रेक्सिट 2016 के बाद ब्रिटेन ने भारत को प्राथमिकता दी, जिससे कि एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता साफ हुआ। वर्तमान स्थिति ये कहती है कि 2025 में जो मोदी जी हैं वो लंदन यात्रा पर गए थे और भारत यूके जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता है, सेटा जिसको कहा जाता है, वो इन्होंने साइन किया है। 2030 तक कहा गया है कि हमें हमारे जो व्यापार है उसको 120 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। अक्टूबर 2025 बताती हूँ, स्टामर ने मुंबई की यात्रा करी थी, जहां विजन 2035 अपनाया गया था, जिसमें एक दशकीय रोड मैप बताया गया है जो हमारी अर्थव्यवस्था, तकनीकी, रक्षा और जलवायु पर फोकस करेगा। वहीं अन्य अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत का सपोर्ट किया था ब्रिटेन ने, तो ये बताता है कि हमारे संबंध बेहतर हैं। अभी हम बहुआयामी संबंधों को लेकर के चल रहे हैं। आप देखो कि कुछ आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि अभी हमारे प्रमुख समझौते क्या क्या हुए हैं। व्यापार और निवेश में सेटा हुआ है। रक्षा और सुरक्षा में हम डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ यूके के एचएमएस प्रिंस वेल्स का संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। थेल्स भारत डायनेमिक्स के बीच मिसाइल डील हो रही है। ठीक है, तकनीकी नवाचार तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। शिक्षा और संस्कृति तो 9 ब्रिटिश जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसमें भारतीयों को प्राथमिकता दी जा रही है। जलवायु संबंध में क्लीन एनर्जी ट्रांजिट में सहयोग के लिए 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का लक्ष्य रखा है हम दोनों ही देशों ने। लोग से लोग की बात करें, पीपल टू पीपल तो 1.5 मिलियन। डायस्पोरा यूके, यंग प्रोफेशनल स्कीम, इंडिगो की दिल्ली मैनचेस्टर फ्लाइट नवंबर 2025। तो ये सारी चीजें आपके बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करें, एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं।
हमारे बीच में और अपने संबंधों को बहुत बेहतर कर रहे हैं। भारतीय टेक्सटाइल से देखो इन्होंने टैरिफ खत्म किया, ब्रिटिश विस्की, ऑटोमोबाइल यहाँ पर बढ़ावा दिया गया और इसी से हम 2030 तक 1 बिलियन का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। यानी कि हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे और उस पर काम भी किया जा रहा है। खालिस्तानी मुद्दा ये चुनौती है क्योंकि यूके के जो अलगाववादी गतिविधियां हैं वो भारत की चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि सुधार की संभावना भी है। चीन नीति तो यूके की चीन के प्रति नरमता भारत को चिंतित करती है। एफटीए क्रियान्वयन पूर्ण रेटिफिकेशन में 1 साल लग सकता है। कार्बन टैक्स और बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी बाकी। भविष्य की संभावनाएं, विजन 2035 के संबंध, हाई स्कोरिंग सॉलिड पार्टनरशिप, भारत यूके को यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है ये हो जाती है। वैश्विक चुनौतियां तो यूक्रेन, मध्य पूर्व पर सहयोग, कुल मिलाकर के साझेदारी दोनों देशों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है और बेहतरीन दिशा में काम कर रही है। लेकिन ये जो अभी नई इमिग्रेशन की पॉलिसी आई वो जरूर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर क्रिएट करेगी, लेकिन इंडियंस के लिए कुछ छूट की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या चीजें होती हैं। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपका पॉइंट ऑफ इस मुद्दे पर क्या हो जाता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।